Good morning. Good morning, sir. Good Sir, morning, good morning. Rishabh. Good morning, Akshay. I think आप लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं. हाँ जी सर. Very good morning to both of you. And कहाँ से हो आप लोग? एक बार थोड़ा ब्रीफली अपना सिटी बता दो और मीटिंग में आने की सर एक्सपेक्टेशन. हरियाणा से हूँ सर, मैं रेवाड़ी से. अच्छा, वेरी सर गुड. मैं भोपाल सर मैं आपकी वीडियोस नियर वगैरह भोपाल देख रहा था. अक्षय कहाँ से हो आप? सर नियर भोपाल मध्य प्रदेश. भोपाल. हाँ ऋषभ, आप कुछ कह रहे थे. मैं कह रहा सर, मैं जैसे आपकी वीडियोस वगैरह देखता था, उसी से इंटरेस्ट आया ज्वाइन करने का, इसलिए ज्वाइन किया मैंने. ओके. सो आप मतलब अभी जैसे ये सेशन दो टाइप्स के लोगों के लिए है. एक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहते हैं और दूसरा जो पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं. दोनों के लिए ये यूजफुल है. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इधर आने का? दोनों में से कौन से? अभी तो दोनों ही है मेरे को. दोनों ही. अभी बाद में आगे आगे जाके ज्वाइन करना है, बट फिलहाल अभी एक प्लेटफॉर्म चाहिए उसके लिए, तो फिर ज्वाइन करने के लिए. ओके ओके ओके. अक्षय, हाँ जी सर. हाँ आपका क्या है? सर ये पॉलिटिकल कंसल्टिंग और स्ट्रेटजी से रिलेटेड है सर. ओके, ग्रेट. और आर्यन, आप किधर से हो? आप भी अपना वीडियो ऑन कर लो. अच्छा, आप तो पहले भी आए हो. आप आई थिंक यूपी से हो ना? किस जगह से हो यूपी में? आपकी आवाज नहीं आ रही है. बदायूं उत्तर प्रदेश से. बदायूं उत्तर प्रदेश. वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है. सो जैसा अभी हम लोग जो मॉर्निंग सेशन करते हैं, इसका कोर इंटेंशन ये होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं और उनके जो भी क्वेश्चंस हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उसको हम आंसर करते हैं. सो अगर आप इस सेशन में आए हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, तो मेरा इंटेंशन है कि आपके मन में जो भी सवाल है इस लाइन से रिलेटेड, आप उसको पूछो. और जब आप यहाँ से ये सेशन जब कंप्लीट हो, आप जाओ, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाने चाहिए. सो ये इंटेंशन है हमारा. सो लेट्स स्टार्ट. आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछो. क्योंकि 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या पूछो जिसके भी है पूछना शुरू. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सर मेरा एक क्वेश्चन है. यस. जैसे अभी अभी मेरी उम्र इतनी है नहीं, एज है नहीं, तो कितनी है? राजनीति अभी 22 है. ओके. तो अभी जैसे अभी राजनीति जैसे ओल्ड ओल्ड एज वालों के लिए है. लोग सोचते हैं कि ओल्ड एज वालों के लिए है. तो जैसे किसी के पास जाते हैं कुछ फिक्स करने, तो वो ज्यादातर सुनते नहीं है, या तो वो किसी को रेफर कर देते हैं, पीए के पास भेज देते हैं, या फिर कोई वो काम संभाल कर तो उसको भेज देते हैं. वो सुनते नहीं है बात. जो भी हम कहना चाहते हैं, या तो ज्यादा ज्यादा सुनेंगे, 1 मिनट सुन लेंगे, 1 मिनट, उसके बाद वो किसी और को रेफर कर देते हैं. तो मतलब ऐसा क्या कर सकते हैं कि जैसे वो बात सुने, जो आइडियाज है, मन में विजन है, उसको लेके बात को आगे सुन सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोगों का माइंडसेट है, उससे खुद को इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है. जनरली ये माइंडसेट, मतलब ये एक रॉन्ग माइंडसेट है. जिसका भी माइंडसेट है, ये सारे लोगों का माइंडसेट नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज वालों का को ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए. क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यंगेस्ट एमएलए, ये लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं. और न्यू फेसेस, मतलब जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो भी आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में. सो ये सोचना कि सिर्फ ओल्ड एज वालों के लिए है, आप तो ऐसा नहीं सोचते हो. इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है. नंबर पर आप यहाँ हो, आप इंटरेस्टेड हो, और आज के समय में जिसके पास भी नॉलेज है वो यहाँ एक्सेल कर रहा है. अगर आपके थ्योरी से चले, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि जिसकी एज 60 है वो
50 साल वाले से ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए क्योंकि वो तो 60 साल का हो गया, 10 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हमारे पास कितने सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जब फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने तो उनकी एज आई थिंक 50 ईयर्स थी, ठीक है। वहीं और उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसी समय आप जैसे हरियाणा से हो तो आप खुद वहां देखो, आपके जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला थे, मतलब जो अभी डिप्टी सीएम, सो दुष्यंत चौटाला की भी एज बहुत कम थी। इवन दो एक फैमिली बैकग्राउंड था उनका, प्रीवियस फैमिली में पॉलिटिक्स थी, लेकिन फिर भी दुष्यंत ने नई पार्टी बना के सब कुछ अपने सिरे से किया और वहां की राजनीति में बहुत ज्यादा उलट फेर करके डिप्टी सीएम की कुर्सी ले ली, ठीक है। उसी तरह तेजस्वी सूर्या भी जब पॉलिटिक्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी आपका समाजवादी पार्टी से 2 काफी यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हैं, राजस्थान से एक बहुत यंग लड़की चुन के आई है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ये तो जस्ट हम अभी हमारे आसपास के एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल फिगर में देखो तो ग्रेटा थेनबर्ग है, वो उसकी एज आई थिंक अभी 21 टाइप्स होगी और वो इंटरनेशनल फिगर है ग्रेटा थेनबर्ग। अगर आप नहीं जानते हो तो आप देखना, क्लाइमेट चेंज के फील्ड में सबसे बड़ा नाम है यंग जनरेशन का। मलाला हो गई, मलाला के विषय में हम लोग जानते हैं, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पॉलिटिकल, जो कि मतलब ओवरऑल सोसाइटी में बहुत मेजर इम्पैक्ट उन लोगों ने लाया। इराम शर्मिला है, कुछ लोग उसमें से पॉलिटिक्स में आए और सक्सेसफुल हुए, कुछ सीधे पॉलिटिक्स में आ गए। फिर से ये आपका हार्दिक पटेल, गुजरात से हार्दिक पटेल, तो ये लोग बहुत यंग एज में, आई थिंक हार्दिक की भी एज 22 साल थी जब उसने अपना सारा कुछ आंदोलन वगैरह शुरू किया। पहला जब इलेक्शन हुआ तो हार्दिक उस समय कंटेस्ट भी नहीं कर पाया कि उसकी एज नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बहुत कम एज में लोगों ने बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो इस कॉन्सेप्ट से तो आप खैर बाहर निकल जाओ। जो लोग कहते हैं आप उनको ये एग्जांपल्स दे सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, मतलब अगर शुरू करेंगे तो ये पूरा एग्जांपल पे ही खत्म हो जाएगा ये हमारा टाइम। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। जो भी यहाँ पे एक्सेल करता है, चाहे वो जो भी हो, जिस भी एज का हो, एज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक कॉज होना चाहिए जो आपको ड्राइव करे, ठीक है। बिना कॉज के सिर्फ ये सक्सेस का कोई मायने नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता है। आप हर दिन सुबह क्यों उठोगे? लेट से सुबह 4 बजे आप क्यों उठोगे? आपके मन में कॉज तो कुछ होना चाहिए ना, कि मैं कुछ करूंगा, राइट। मैं समाज के लिए कुछ करूंगा, मैं देश के लिए कुछ करूंगा, मैं अपने जगह के लिए कुछ करूंगा। जब तक ये कॉज, ये विजन नहीं है आपके माइंड में, तब तक आप नहीं सक्सेसफुल हो, ठीक है। और सक्सेस और फेलियर ये जो है ये हमारे द्वारा क्रिएटेड पैरामीटर है। अगर आप सोसाइटी में इम्पैक्ट ला पा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। यू आर नोबडी, मतलब others are nobody to judge how successful somebody is. They should rather judge about themselves, ठीक है। तो अब जैसे, तो ये तो एक चीज हो गई सक्सेस का, मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब इम्पोर्टेंट क्या है? मैंने आपसे कहा कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और विदाउट विजन नॉलेज भी है तो भी आप एक एकेडमिशियन बन सकते हो, लेकिन पॉलिटिकल सक्सेस या सोशल फील्ड में सक्सेस विदाउट विजन और एक्टिविज्म नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके यही चीज एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आप जिस भी एरिया में रहते हो, रेवाड़ी से आप बिलोंग करते हो, आपके आसपास सड़क पे कूड़ा जमा हुआ है, कोई रोड नहीं बनी हुई है, ठीक है, रोड टूटी हुई है। तो अब उस रोड को बनवाना ये तो सोटू से सबकी जिम्मेदारी है, राइट। तो अब वो रोड कैसे बनेगी? कोई भी, मान लो कि कोई 50 साल के बुजुर्ग हैं या 50 साल के युवा ही हैं, आजकल तो बुजुर्ग तो खैर कोई भी नहीं है,
50 साल के कोई युवा है वर्सेस आप 22 साल के युवा हो, तो बनाने तो दोनों में से कोई नहीं बनाने वाला है, ना आप बनाओगे ना वो बनाएंगे। बनाने वाले तो सरकारी ऑफिस में, म्युनिसिपैलिटी में के अधिकारी हैं जो वो रोड बनाएंगे। अब उनको एप्लीकेशन लिख के देना है, उनके साथ जाके बात करनी है, इस्टेब्लिश करना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, आपको ये रोड जल्द से जल्द बना देनी चाहिए, यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। अब ये काम दोनों लोग कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वही कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते हो। और अगर वहां पे रोड बन जा रही है जिसका एक प्रोटोकॉल है कि कैसे रोड बनेगी, उसके लिए अब ये चीज दिखाना कि इससे कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ये तो मतलब आपके और उनके इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है और आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। कोई कहेगा कि भाई बस मेरे घर के सामने रोड है तो मुझे दिक्कत हो रही है, आसपास के 2-3 घर को दिक्कत हो रही है। आप उसी प्रॉब्लम को ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कि भाई ठीक है, मेरे पूरे एक तो गली को दिक्कत हो रही है, नंबर 1, ये गली जिससे कनेक्ट कर रहा है जिस रोड से, उसको भी प्रॉब्लम हो गई है। तो ओवरऑल इतना सारा यातायात में प्रॉब्लम है, जिस वजह से अब आप इसमें हो सकता है कोई फाइनेंशियल पैरामीटर भी इंट्रोड्यूस कर दो कि हर दिन इसके वजह से हर किसी को 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, तो टोटल इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो रहा है। ये आपके क्या करेगा, ये आपके उसी एप्लीकेशन को, उसी मैटर को ज्यादा वेट के साथ उसी ऑफिस में प्रेजेंट करे, राइट? तो अब इसमें इतना बताने के लिए मुझे तो नहीं लगता है कि ये 22 साल, 32 साल, 35 साल, 50 साल, इससे कोई लेना देना है। ये तो सारी बातचीत जो हमने की, ये तो 7, 8, 10 क्लास तक का, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट तक के स्टडी नॉलेज का ही ये है। एप्लीकेशन लिखना बचपन में ही सिखा दिया जाता है, थोड़ी बहुत मैथ्स भी 10-12 तक आ ही जाती है। उसके बाद इससे जाके बात करना है, ये तो बचपन से हम लोग बाजार जाके सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमें पता है कि किससे जाके क्या करना है। हर दिन जब से बच्चा पैदा होता है अपने घर में नेगोशिएट ही कर रहा होता है खिलौनों के लिए। तो इसमें कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो कि किसी को भी रोके कि वो जाके नहीं दे सकता। और यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब हम लोग सीधा सोचते हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर बनना है, हमें एमएलए बनना है। ये बहुत डिस्कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऐसे ही एमएलए नहीं बन सकता। क्यों बनना है एमएलए? सीएम क्यों बनना है? वार्ड काउंसलर क्यों बनना है? लोकल रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनना है? क्यों, क्या करना चाहते हो आप बनके? सिर्फ बनना है, वो कभी भी ड्राइविंग फोर्स नहीं हो सकता है। उसके पीछे एक विजन होना चाहिए कि मैं अपने इलाके के लोगों को, इनकी लाइफ बेहतर करूं। मैं हर दिन देख रहा हूं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए सरकार फंड भी दे रही है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं अगर इस जगह पे आऊंगा तो मैं लोगों की जिंदगी को ज्यादा बेहतर कर पाऊंगा, इसलिए मुझे आना है। मेरे पास एक विजन है कि मैं अपने स्टेट के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाऊंगा, बेहतर स्वास्थ्य दे पाऊंगा, ज्यादा प्रॉस्परस कर पाऊंगा। ये विजन है। जब आप इस विजन से उठोगे, काम करोगे ना, तो 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, 6 बजे उठना, ये कभी भी काम नहीं लगेगा आपको। लेकिन जब आप सिर्फ ये सोचोगे एमएलए बनना है, एमएलए बनना है, एमएलए बनना है, तो वो फिर उसमें फिर हर चीज काम ही लगेगी। कोई भी सामने आएगा, आपको लगेगा कि अरे ये ज्यादा काम कर रहा है, तो उससे जेलसी होगी आप। लेकिन जब आपके पास विजन है कि मुझे शिक्षा अच्छी करनी है, ये विजन है मेरा, तो वो भी अच्छी कर रहा है तो ठीक है, वो भी टीम में है आपके, उससे एनवी क्यों करना है, राइट? उसके साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक विजन आपको लोगों से जोड़ता है और सिर्फ एक सक्सेस का गोल आपको एक जेलसी क्रिएट करता है जो कभी भी आपको आगे लेके नहीं जाएगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ जी सर एक एंड पार्ट रह गया, जैसे थोड़ा ना, जैसे अगर पिच करें तो हम किस तरह से करें, मतलब क्या कहें उनको कि जो बात सुन सके वो हमारी, राइट? सो उसके लिए आप नॉलेज गेन, ठीक है? लेट्स से आप किसी के इलेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट, अब मान लो कि अभी आप ऑफिशियली एलिजिबल नहीं हो कंटेस्ट करने के, राइट? 22 साल, जब 25 के हो गए तो ऑफिशियली एलिजिबल हो गए, तो अभी आप किसी की मदद करोगे कि वो जीत जाए,
राइट। तो अगर वो जीत जाए, आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इलेक्शन का तो पूरा नॉलेज होना ही चाहिए। राइट सर। अगर आपको और नॉलेज नहीं है, तब तो आप नहीं कंट्रीब्यूट कर पाओगे, या फिर आप जाओगे तो सामने वाला आपको एक काम दे देगा, वही काम करते रहोगे। वो आपको एक फोन कॉलिंग की लिस्ट दे देगा कि भाई इनको कॉल करके ये बात बोल, तो आप बोलते रहोगे वही बात कॉल करके। तो नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन करने के लिए आप, जैसे अभी सेशन में आई, आपने एक एक्शन लिया, आप आके सवाल पूछ रहे हो। नॉलेज के बहुत सारे सोर्सेज हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है। कैंपेन कैसे करें, इलेक्शन कैसे जीतें, राइट, इशू रिसर्च कैसे करें, वोटर टारगेटिंग कैसे करें, हर चीज। लास्ट डे इलेक्शन के समय किस तरीके से पूरा का पूरा कैंपेन प्लान बनाना है, शेड्यूलिंग कैसे करें किसी एक कैंडिडेट की, कि उसका टाइम का बेस्ट यूज हो। 3 महीने का समय है, सब कुछ करना है, राइट। तो नॉलेज गेन करो, ठीक है। नॉलेज जब गेन करोगे तो हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। आप सामने वाले से जब नॉलेज के साथ जाओगे ना वहां, तो आप उस देखोगे कि उसके कैंपेन में क्या क्या कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए वहां पे रहोगे। अगर नॉलेज नहीं है, तो आप वहां पे बैठोगे और वेट करोगे कि कोई आके कोई काम दे। काम देगा तो उसको करने के लिए, नहीं देगा तो बोर हो गए होगे, ठीक है। इसी में मैंने भी एक प्रोग्राम बनाया है, पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें एंड टू एंड एक्चुअली इलेक्शन विनिंग कैंपेन्स कैसे डिजाइन करने हैं, और कोई भी कैंपेन क्यों फेल होता है, हाँ जी सर। ठीक है। ये कंप्लीट मॉड्यूल है। उससे जब स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वो ले लो, आप अभी यंग भी हो और इस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, वहां पे इलेक्शंस भी हैं, तो रादर देन इंटरनेट पे भी खोजोगे तो क्या होता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन तो पता चल जाता है, लेकिन जैसे एक मैथ्स की बुक है, ठीक है। जब क्लास 7 की मैथ्स की बुक शुरू से अंत तक पढ़ लेते हो तो एक लेवल की मैथ्स पूरी क्लियर हो जाती है। लेकिन सिर्फ सर्कल मान लो खोज रहे हो, कभी सर्कल खोज रहे हो, कभी स्क्वायर खोज रहे हो, तो ज्योमेट्री भी नहीं समझ में आएगी कि ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री ही समझने में आपको हो सकता है साल भर लग जाए, क्योंकि कभी सर्कल खोजोगे, कभी इंटरनेट तो वैसा ही है। यूट्यूब पे तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसको सर्च करोगे तो आंसर मिलेगा। बुक की नॉलेज, प्रोग्राम की नॉलेज वो यूट्यूब नहीं देता। उसके लिए आपको प्रोग्राम ही ज्वाइन करना होगा फास्ट सीखने के लिए। तो आप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भेज भी दे रहा हूँ। उसमें और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और एज अ कम्युनिटी साथ में काम करने से फास्ट लर्निंग होता है। अकेले सीखना चाहोगे तो ज्यादा टाइम भी लगेगा, और श्योर भी नहीं रहोगे कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। राइट सर। क्लियर? यस सर, थैंक यू। वेरी गुड। और भी किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। और साथ साथ देखो, मैं सबको आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे आप हो, तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में जो लोग भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उनको थर्सडे इलेक्शन ब्रेकफास्ट सेशन में इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ो, कि वो आए, सेशन अटेंड करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे साथ वाले, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ ग्रुप स्टडी जैसे हम करते हैं, ग्रुप स्टडी में जल्दी क्यों सीखते हैं? क्योंकि दो लोग साथ में कर रहे होते हैं, कहीं आप फंस रहे हो तो वो आपको हेल्प करता है, कभी दोनों का मन नहीं हो रहा होता है, फिर भी बात करके चलो भाई, नहीं नहीं चलो करते हैं, वो एटीट्यूड आ जाता है। ये सारा चीज इंडिविजुअली करने में नहीं होता। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कोई अपने सर्कल में इसको स्प्रेड करो, और लोगों को भी लेके आओ। जस्ट अ सेकेंड, मैं बस 1 मिनट में, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, बस 1 मिनट में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके सर।
हाँ जी, सॉरी। हाँ, सो और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे इलेक्शन होता है सर, तो उसमें अगर अपने को एक स्पेसिफिक नैरेटिव पे अगर उस इलेक्शन को कराना है, तो उस मुद्दे को बड़ा कैसे बनाया जाए, या एक उस टॉपिक को, ताकि लोग सिर्फ उसके आसपास घूमते रहें, उसको बड़ा कैसे बनाया जाए? हम्म, मतलब कि आप कोई इशू को रेज करना चाहते हो? जी अच्छा, तो उस इशू को बड़ा कैसे बनाया जाए, मतलब उसको ज्यादा लोगों में कैसे पॉपुलर किया जाए? बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो देखो, और आप ये किस कॉन्टेक्स्ट के लिए पूछ रहे हो? मतलब बड़ा बनाना चाहते हो तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट, क्या है, कौन सा इलेक्शन है, क्या टारगेट ऑडियंस है? सर ये कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन, विधानसभा। विधानसभा इलेक्शन, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो भी इशू है, ठीक है, जी वो इशू किसको कंसर्न करता है, ठीक है। किसको कंसर्न करता है, इससे मेरा मतलब ये है, जैसे लेट्स से एजुकेशन का इशू, ठीक है, तो एजुकेशन का इशू यूथ को बहुत ज्यादा कंसर्न करता है। स्किल डेवलपमेंट का मान लो इशू है, तो वो यूथ से रिलेटेड इशू है, ठीक है। तो जब आप उसको बड़ा बनाने की बात करते हो, तो बड़ा बनाने से आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि सारे यूथ के बीच पहुंचे। ये सोचना कि पूरे असेंबली में हर किसी तक वो पहुंचे, ये एक सही अप्रोच नहीं है। अप्रोच ये होना चाहिए कि यूथ रिलेटेड, लेट से अगर आपकी टीम, आपके पॉलिटिशियन अगर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ मेजर काम करने वाले हैं, तो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी के सारे यूथ तक वो मैसेज पहुंच जाए। तो वही बड़ा बनाना हुआ। अग्री कर रहे हो इस बात पे? उसी तरीके से जी जो इशू है, सबसे पहले आप ये सोचो, मैट्रिक्स ये होना चाहिए, कोई भी इशू किसको कंसर्न कर रहा है, जिस भी टारगेट सेगमेंट को कंसर्न कर रहा है, उस टारगेट सेगमेंट का पॉपुलेशन कितना है आपके कॉन्स्टिट्युएंसी में। अगर उनमें 70% लोगों तक पहुंच जा रहा है, 70% टारगेट ऑडियंस तक, मतलब कि वो बड़ा बन गया। लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या उस पर कितना रिस्पॉन्ड करेंगे उस टाइम पे, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका एज अ मार्केटिंग एक्सरसाइज, आपका काम है कि 70% टारगेट ऑडियंस तक अपने मुद्दे को पहुंचा देना, ठीक है। जी अब ये कैसे होगा, इसका मल्टीपल आंसर्स है, मतलब मल्टीपल स्टेप्स में इसके आंसर्स हैं, वन साइज फिट ऑल नहीं है। सबसे पहले तो जी आपका ब्रॉड लेवल पे मैं बता देता हूँ, उस इशू से जो भी टारगेट ऑडियंस है, उस टारगेट ऑडियंस का आपके पास डेटा होना चाहिए। जस्ट एक सेकेंड। हाँ ओके। तो उस टारगेट ऑडियंस में से कितना आपके पास डेटाबेस है, वो डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर मान लो कि यूथ तक पहुंचाना है और ओवरऑल यूथ पॉपुलेशन का डेटा ही आपके पास 25% है, 15% है, तब तो 15% लोगों तक आपका मैक्सिमम रीच आउट हो पाएगा। और बाकी का आप अगर रैंडम ब्लास्ट करोगे, ओवरऑल रैंडम फोन नंबर्स पे भेजने की कोशिश करोगे, तो उसमें वेस्ट ज्यादा होगा, इम्पैक्ट कम आएगा। क्योंकि बहुत सारे हो सकता है कि फीमेल के पास जा रहा हो, जो जो भी, मतलब वो टारगेट ऑडियंस का एज ब्रैकेट आपके टारगेट से अलग है। तो सबसे एक मेजर फोकस आपको इस पे देना चाहिए कि वो टारगेट ऑडियंस का
जितना रेलेवेंट डेटाबेस आप कलेक्ट कर पाओ वो अच्छा है। ठीक है, अब फोन नंबर एक तरीका है डेटाबेस कलेक्ट करने का, दूसरा उनको टारगेट करने का फेसबुक मार्केटिंग भी है। आप फेसबुक पे जाके टारगेटेड एड्स चला सकते हो उसी एज ग्रुप के लिए, वो दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि आप प्रॉब्ली उन टीचर्स के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू उन लोगों का डेटाबेस, कोचिंग सेंटर्स के थ्रू स्टूडेंट्स का डेटाबेस निकालो। ठीक है, ये तीसरा तरीका है। तो आपको एक सिग्निफिकेंट एफर्ट उस टारगेट सेगमेंट का डेटाबेस कलेक्ट करने के ऊपर देना चाहिए, और उसमें 100% सही हो ऐसा आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर 60-70% मान लो कि किसी ने आपको 10,000 नंबर दिए, 10,000 में आपको पता है कि कम से कम चलो 6-7 हजार तो होगा ही, ठीक है, यूथ का, बाकी हो सकता है दूसरे लोगों का भी हो, तो चलेगा, मतलब इट्स कंसिडर्ड एज अ गुड डेटाबेस। ये सोचो कि एकदम 10,000 सही नंबर दे, यूथ का ही दे, तो उतना नहीं हो पाता है पॉसिबल। कैंपेन में 30% तक चलता है, मार्केटिंग एक्टिविटी में 30-40% तक। अगर सही गलत भी है, मेजर मेजर सही होना चाहिए, नंबर 1। तो ये एक हो गया आपका डेटाबेस के एस्पेक्ट पे। दूसरा पॉइंट है कि आप जो स्पीच बना रहे हो, आप जिस तरीके से अपने उस मैसेज को कन्वे कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास डेटाबेस आ गया, अब उनको जो मैसेज भेजोगे वो अपीलिंग होगा तभी तो वो देखेंगे। उनको 10 मिनट का मान लो एक वीडियो बना के दे दिया तो कोई थोड़ी देखने जा रहा है आपका, कितना भी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो। उनको मान लो कि एक न्यूज़पेपर टाइप का बना के दे दिया तो कोई पढ़ने तो जा नहीं रहा है आपका, जितना भी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप उस इशू को उनको कन्वे करने के लिए बहुत अच्छे से उसकी मैसेजिंग आपको डिजाइन करनी पड़ती है। और ये मैसेजिंग जो आप डिजाइन करते हो, आइडियल बहुत अच्छे मैसेजेस जो होते हैं, बहुत अच्छे जो पंच लाइंस, स्लोगन्स होते हैं, वो आपके 30 सेकेंड्स तक में हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा का किसी का कंसंट्रेशन पावर नहीं होता। 30 सेकेंड्स आपको कोशिश ये करनी चाहिए, रफली 30 सेकेंड तक में अपना वो मैसेज उन तक पहुंचा दो। ठीक है, उतना ही बड़ा आपका, जितना छोटा हो उतना अच्छा। 30 से 40 हो रहा है, अगर कुछ भी करने के बाद नहीं कर पा रहे हो तो भी 40 ठीक है, लेकिन 1 मिनट से तो ऊपर बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, आप म्यूट पे हो, म्यूट ऑन कर लो। सो ये हो गया सेकंड तरीका मैसेज उनको कन्वे करने का। थर्ड ये है कि सिर्फ एक बार मैसेज कन्वे करने से उनके माइंड में वो बात रजिस्टर नहीं होगी, हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, मान लो कोका कोला ने इसको बस एक ही बार चलाया होता, ठंडा मतलब कोका कोला, तो आपको याद रहता? रिपीट नहीं करते रहना जी। रिपीट करते रहना है। तो रिपीट करते रहने में भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पंच लाइन है ना, ये हर बार सेम होना चाहिए। ये नहीं हो कि कभी ठंडा मतलब कोका कोला आए, कभी आए कि 0 डिग्री मतलब कोका कोला, कभी कुछ और आ रहा है कि बर्फ मतलब कोका कोला। ये सब नहीं होना चाहिए। हर बार ऊपर का 2-3 लाइन, 5 लाइन शुरू का थोड़ा बहुत ये सब चेंज हो सकता है, लेकिन हर बार ठंडा मतलब कोका कोला, ये एक फिक्स पंच लाइन बार 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 आए, रिकॉल रहे ताकि ब्रांड के लिए। तो उससे रिकॉल वैल्यू हाई रहती है। ठीक है, और मल्टीपल इसके अराउंड आप कैंपेन्स डिजाइन करो। जैसे अभी सारा कुछ हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड आपसे डिस्कस करें, एक एग्जांपल लेके। तो मल्टीपल डिजाइन कैंपेन डिजाइन करने का क्या मतलब हुआ? कभी कॉलेजेस के बाहर आप स्टॉल लगा रहे हो कि भाई स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप आ रही है, आप लोग कर लो, ये एक तरीका है। दूसरा, उनको फोन करवाओ उन लोगों को, ये दूसरा कैंपेन है। फोन करके उन तक ये कन्वे करो कि भाई आप अपना डिटेल्स हमको दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ये सेशन, ये प्रोग्राम हमारे माननीय भावी विधायक जो भी आपका ये है वो लेके आ रहे हैं,
तो आप मैसेज दीजिए। तीसरा, प्रॉब्ली आप रेडियो जिंगल चलवा सकते हो इसके लिए। चौथा, आप किसी यूथ आइकन को बुला के कोई एक लेट से सेशन करवा सकते हो। तो ये सब अलग अलग कैंपेन्स हैं उसी मैसेज को कन्वे करने का, जिसमें पंच लाइन हर बार सेम होना चाहिए। और टारगेट ऑडियंस का मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर लिया शुरू में। तो इस तरीके से आपका मैसेज मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेगा, अपने जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जी बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हुआ, बाकी लोग भी समझ रहे हैं ना? मेरा इंटेंशन ये है कि सब समझें, ऐसा नहीं है कि ज्यादा टेक्निकल हो जाए। ठीक है। हाँ जी तो सर, समझ रहे हैं सब। जी सर, बहुत अच्छा रहा सर। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं है। तो अगेन और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। आपको जैसे अक्षय एक चीज और ये बोलेंगे कि जी इसके ऊपर प्रॉपर वोटर टारगेटिंग और मैसेजिंग के ऊपर और कैंपेन डिजाइनिंग के ऊपर 3 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम, जिसमें अभी मैंने आपको जैसे बताया मैसेज 30 सेकंड से नीचे होना चाहिए। तो प्रॉपर मैसेज, उसको कैसे आप एनालाइज करोगे, वो सारा चीज, उसके बाद कैंपेन्स डिजाइन करने के ऊपर, क्योंकि जब भी आप कैंपेन में जाते हो ना, तो ये बहुत क्रिटिकल पीस हो जाता है। और हर एक वोटर टारगेट को आपको इंक्लूड भी करना जरूरी नहीं है। अगर कोई वोटर कैटेगरी, वोटर ग्रुप, मान लो उसका पॉपुलेशन ही 2000 है पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या 1000 लोग हैं वैसे, या 500 लोग हैं, तो प्रॉब्ली उस सेगमेंट को आपको छोड़ देना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उसको अगर फोकस करना चाहोगे, जो पैसे उस पर खर्च होंगे ओवरऑल कैंपेन बजट का, वो ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू जो आउटकम उनसे आएगा। तो ये बैलेंस बनाना भी एज अ कैंपेनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ कैंपेनर, एज अ पॉलिटिशियन। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोग अपने वीडियोस भी ऑन कर लो। सर एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जितने क्वेश्चन है सब क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक और क्यों? सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैं दोनों तरह से ट्राई कर चुका हूँ। जैसे उनको बिना कुछ प्लान लेके पिच कर चुका हूँ, या फिर अगर एक तो रिटर्न प्लान लेके मैं उनको पिच कर चुका हूँ कि मेरे पास ये रिटर्न प्लान है, और एक वैसे नॉर्मल बातचीत करने के लिए भी मैं जा चुका हूँ कि मेरा ये विजन है। तो वो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट तक सुनते हैं, फिर उसके बाद वो किसी और को रेफर ही कर देते हैं। तो ज्यादा देर सुनते नहीं है, या तो छोड़ देते हैं, मतलब नहीं आते। उनको मतलब कैसे क्या पिच करे सर? ये एक्चुअली मैं पूरी बात आपकी समझ नहीं पाया। आप कैसे उनको पिच करते हो, क्या? सर जैसे अगर कोई विजन, जैसे मैं उनको टीम के लिए बताता हूँ कि ऐसे ऐसे टीम हो सकती है, सर्वेज के लिए बताता हूँ मैं कि हम ऐसे सर्वे करवा सकते हैं, उस तरीके से मैं उन्हें बताता हूँ। पर वो ज्यादा देर सुनते नहीं है, कुछ भी सुना थोड़ा सा और फिर वो चले जाते हैं। जैसे अगर मैं उनको टीम्स की बताता हूँ कि जैसे हम अगर सोशल मीडिया की टीम है, उनमें हम टीम में अब जैसे अगर यहाँ पे कोई इतना वो करता नहीं है, जैसे सोशल मीडिया में ज्यादा आगे एक्टिव रहा, उनको वीडियो शूट की, इमोशंस के थ्रू उन्होंने वीडियो दिखाई, फुटेज बनाई, और उनको रील्स में कन्वर्ट करके उनको दिखाया, तो ऐसे कोई करता नहीं है। तो मैं उनको बताता था कि अगर ऐसे कर सकते हैं हम, तो आगे ज्यादा रीच कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई रैली में नहीं जाता है। जो यूथ है, यूथ ऑनलाइन ही रहता है सारा, इंस्टाग्राम के थ्रू ही। तो मैं उनको ये सब बताता था, पर वो ज्यादा सुनते नहीं थे, तो फिर बस चले जाते हैं, बस कोई बात नहीं। तो ओके, तो देखो, कोई भी जब सामान बेचने जाता है ना, तो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं होता है। आप ही को कोई कुछ बेचने आता है तो आप लेना चाहते हो? नहीं लेना चाहते हो, तो बेचने वाला मत बनो। बेचने वाला बनोगे तो सामने वाला हमेशा आपको मना कर देगा। डॉक्टर बनो, डॉक्टर। जब आप डॉक्टर बनोगे तो वो खुद ही आपको अपने साथ रखेगा, अपने प्रॉब्लम में आपके पास जाएगा।
ठीक है, तो डॉक्टर कैसे बनोगे? डॉक्टर बनने के लिए तो डॉक्टर कितनी पढ़ाई करता है डॉक्टर बनने के लिए? तब तो डॉक्टर बनता है, सामने वाला अपना सिम्टम बताता है और वो समझ जाता है, उसके बाद उसको दवा बताता है। अभी आप सीधा जाके दवा बताने लगते हो, सिम्टम आपको पता ही नहीं है, उसकी प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं है। आप तो एमआर वाला काम कर रहे हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, ले लीजिए, आपको ये लगेगा, ले लीजिए। आपको तो अभी तो पता नहीं है कि उसका क्या, उसके पास ऑलरेडी वो चीज है नहीं है, उसको उसकी जरूरत है नहीं है, ये सब जानकारी है आपके पास? सर उसका इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं है, ना इंस्टा पे, ना फेसबुक वगैरह पे, ना यूट्यूब पे कुछ है। तो मैं उनको खाली ये पिच कर रहा था कि आप सोशल मीडिया के थ्रू और रीच ले सकते हैं, तो ये मैं उनको बता रहा था। ठीक है, देखो, सोशल मीडिया के थ्रू और रीच ले सकते हैं, ये अगेन मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो कि आपने उनको बताया, या कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है। मुझे भी पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू और रीच ले सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू और रीच ले सकते हैं, राइट? लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या उसकी जरूरत है उनको? वो सर पता नहीं। तो ये पता नहीं है आपको, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो ना, आप तो एमआर हो। आपके पास, आपको सोशल मीडिया आता है या आपको ये बात पता है तो ये लेके उनके पास पहुंच गए। आप एक लेवल पे रिसर्च तो करो अपने यहाँ, देखो तो कि दूसरे उनके जो फेलो कॉम्पिटिटर्स हैं क्या वो रीच ले रहे हैं, क्या उनको उसका फायदा मिल रहा है? क्या पिछले चुनाव में कोई ऐसा बंदा वहां से जीता है या आसपास उस डिस्ट्रिक्ट में कोई जीता है जिसका सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है और उसका इम्पैक्ट उसके पॉलिटिकल करियर में भी पड़ा हो? इलेक्शन जीतना एक एस्पेक्ट है, उसके बाद उसका जो पार्टी में कद है वो भी बढ़ा हो उसका। तो ये सब केस स्टडी उनके पास लेके जाओ ना, तब ना वो बात आपकी सुनेगा। राइट सर। ये बोलो कि आप ले लो, ठीक है भाई, सब चीज ले लें, कितना ले लें? उनके पास तो बजट लिमिटेड है, कन्विंस तो करना पड़ेगा ना। आप सामने वाले के पॉकेट से पैसा निकालना चाह रहे हो। नहीं, मैंने सर उनको पैसे की बात नहीं की, मैं वॉलंटियर के लिए। आपने नहीं की बात, लेकिन अगर हाँ बोलेंगे तो कैसे होगा? पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। तो देना पड़ेगा, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्यों दूं मैं इस चीज को पैसा। बिना पैसे के आप कर लोगे सोशल मीडिया? सर मैंने उनको वीडियो वगैरह भी तैयार करके दिया था, एक दो वीडियो बनाया था, तैयार करके दिया था एडिट करके खुद से। उन्होंने कहा था ठीक है वीडियो, बट उनके कुछ दिन बाद ही उन्होंने टीम बुला ली थी, प्रोफेशनल टीम आ गई थी। तो पहले जब मैं गया था तब उन्होंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया था मेरे पे, बट फिर उन्होंने टीम बुलाई तो वही सेम काम कर रही है वो टीम सारा, वो मैं वॉलंटियर बेस पे कर रहा था उनको। कोई बात नहीं, देखो मैं फिर से आपसे यही कहूंगा, इस चीज को कभी भी इससे हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी टीम होती है सबके पास, मतलब मोस्टली जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अभी भी, जो सक्सेस, जो कि अभी मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पास हर चीज की टीम होती है। लेकिन उसके बाद भी उन सब के पास इतना स्कोप होता है कि किसी ब्रिलियंट पर्सन को वो फिर भी रखना चाहते हैं। ये सोचने का काम उनका है कि वो उसको कंसल्टेंट की तरह रखेंगे, साइड में काम देंगे, पर्सनल टीम में रखेंगे, क्या काम देंगे, ये सब सोचने का काम उनका है। लेकिन सामने वाले में वो कैलिबर तो दिखे, राइट? तो आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करना है, आपको अपनी, और वो सिर्फ एक वीडियो बना के दे देने से, हो सकता है आप एक अच्छी एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है, एक अच्छे वीडियो एडिटर हो गया आप, अच्छी बात है, अच्छा स्किल है, बहुत जगह यूजफुल होगा, लेकिन पॉलिटिकल कंसल्टेंट की तरह, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की तरह आप सक्सेसफुल हो, ये कोई गारंटी नहीं है। एक अच्छा वीडियो एडिटर, एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट हो, ऐसा नहीं होता। राइट सर। तो आपको अगर स्ट्रैटेजिस्ट बनना है, ये जो मतलब हम लोग का डिस्कशन है, ये स्ट्रैटेजिस्ट और पॉलिटिशियन पर्सपेक्टिव में,
ठीक है। राइट सर। तो वीडियो एडिटिंग आपका एक टूल है एंगेजमेंट का, लेकिन आपको एज ए स्ट्रेटेजिस्ट 360 डिग्री पता होना चाहिए। जो टीम उनके पास आई होगी वो टीम अच्छे एडिटर्स की आई होगी, वो लोग अच्छा वीडियो, लेकिन क्या बनाएंगे वीडियो में, वो आइडिया उनको कौन देगा, क्यों बनाना है वो वीडियो, जो वीडियो डाल रहे हैं क्या वो सही है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या मिसिंग चीजें हैं। अभी अभी भी बहुत सारा स्कोप है वहां पे उनको बताने के लिए, लेकिन कब बता पाओगे आप, जब आप खुद जानोगे तब तो बता पाओगे। राइट सर। तो डॉक्टर बन, डॉक्टर तो वो आएंगे ही आपके पास, भले काम किसी को दे दें, लेकिन जब दर्द होगा तो आप ही के पास आएंगे। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे आज के सेशन का एक टॉपिक मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि किस तरीके से हम सिनर्जी इस्टेब्लिश करें पार्टी के कैंपेन्स में और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल कैंपेन में। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। क्या होता है कि कई बार मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, या फिर आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो कैंपेन्स कैंडिडेट्स के चल रहे होते हैं, वो कैंपेन बहुत सारा चीज उसमें कैंडिडेट्स खुद ही कर रहे होते हैं, मतलब सारा चीज री इन्वेंटिंग ऑफ द व्हील कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जैसे हम स्पीच से रिलेटेड अक्षय से बात कर रहे थे कि स्पीच, उस मुद्दे से रिलेटेड आपको किस टाइप की स्पीच बनानी चाहिए, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे बात कर रहे थे हम लोग। अभी आप भी ऋषभ के साथ, आपके साथ भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे बात हो रहा है। एट द सेम टाइम आप सोचो कि जहां पे भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे ओवरऑल पार्टी भी उसी काम को कर रही है, पार्टी भी यूथ से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बना रही है, पार्टी भी अपना ओवरऑल हर एक टारगेट सेगमेंट के लिए मैसेजिंग बना रही है, उसको कन्वे करने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रही है, ऑफलाइन कैंपेन्स का यूज कर रही है, उसको कन्वे करने के लिए होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सारी चीजें पार्टी भी कर रही है, राइट। वैसे केस में पार्टी के साथ जब हम सिनर्जी स्टैब्लिश करते हैं, हमारे पास एक टीम होनी चाहिए, टीम नहीं भी तो कोई एक डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए जिसका ये काम होना चाहिए कि वो पार्टी के कैंपेन्स को स्टडी करे। उससे हमें क्या फायदा होगा? उससे हमें ये फायदा होगा कि बहुत सारा डिजाइन, कंटेंट डिजाइन, बहुत सारा ग्राफिक डिजाइन, बहुत सारा डिजाइन लेवल पे चीज हम डायरेक्टली पार्टी से ले लेंगे, हमें उसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं। पार्टी, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट मेरे पास, हम अपने पास 50 प्रोफेशनल की टीम तो नहीं रख सकते हैं एक ही काम के लिए। टोटल ही टीम बहुत ज्यादा से ज्यादा अभी से लेके इलेक्शन तक करेंगे तो हो सकता है 50-60 लोगों की टीम, बहुत अच्छा, क्यों किसी के पास बहुत खर्च करने वाला है कैंपेन में तो वो इस लेवल पे एमएलए में करता है। तो यूजुअली 5, 10, 15, 20 छोटी टीम होती है। तो छोटी टीम अगर है तो सारे लोग उस लेवल के प्रोफेशनल हो, ये भी जरूरी नहीं है, नहीं हो सकते हैं, जरूरी क्या, हो ही नहीं सकते हैं, कैंपेन का बजट है, लिमिटेड है। तो जब हम पार्टी लीडरशिप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, पार्टी के टीम के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे, तो हम उनसे डिजाइन्स ले लेंगे और वो लोग दे देते हैं पार्टी कैंडिडेट्स को। आप उनसे ग्राफिक्स मांगोगे, कोई चीज आपको अच्छी लगी तो जो भी चैनल है उस चैनल के थ्रू आप उनसे मांगो कि इसका हमको रॉ डिजाइन आप दे दीजिए, हमको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस कैंपेन को चलाना है, वो आपको दे देंगे। उसमें आपका काम फिर रहेगा कि बस माइनर चेंजेस करके रीप्रिंट कर लिए, तो आपका बहुत सारा एफर्ट बच जाएगा, और एफर्ट बच जाएगा, काम फास्ट होगा, छोटी टीम से काम हो जाएगा, और आप अपने उन पैसों को दूसरे कैंपेन्स में यूज कर पाओगे, ये उसका फायदा है। और एट द सेम टाइम किसी जगह पे मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई आपको लग रहा है कि इस
टॉपिक पे, इस मुद्दे पे पार्टी कुछ नहीं कर रही है, पार्टी मिस कर रही है, तो ये सजेशन भी आप पार्टी को दे दो। उससे क्या होगा कि आप तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, जब पार्टी को पता चल जाएगा तो पार्टी पूरे स्टेट लेवल पे उस काम को करेगी। पार्टी भी तो चुनाव जीतना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, उस टॉपिक को मिस नहीं करेगी पार्टी। तो उस इशू को पार्टी टेकअप कर लेगी, पार्टी की पूरी प्रोफेशनल टीम उस काम को करने लगेगी, और फिर से आपके पास बहुत कम समय में, एक तरह समझ लो कि आपके पीछे आपका बड़ा भाई आपको वो चीज करके दे देगा। फिर से कम मेहनत में आप अपने उस काम को, उस कैंपेन को अचीव कर लोगे, कम एफर्ट में, कम खर्चे में, ज्यादा इम्पैक्टफुली, और पार्टी के साथ अलाइंड रहोगे। अपना स्लोगन बनाना एक चुनाव के समय में, मान लो आपने अपना स्लोगन, अपनी स्पीच बना भी ली, फिर भी एज अ कैंडिडेट आपका कितना बजट होगा? 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, 50 लाख होगा। उतना ही पैसा तो खर्च करोगे पूरे कैंपेन में उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में। पार्टी का बजट जो होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, 50 करोड़, 100 करोड़ और भी ज्यादा होता है। एक कैंपेन, सब तो छोटे स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 200, 300, 500 इस तरह से पार्टी का। तो पार्टी जब अपने मैसेज को बॉम्बार्ड करती है, उसमें आपका मैसेज कहाँ छुप जाएगा, कहाँ खो जाएगा, कहाँ कुछ पता भी नहीं चलेगा, आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, एफर्ट भी वेस्ट हो जाएगा, और वो मैसेज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमेशा पार्टी के साथ सिनर्जी में ही काम करना चाहिए, तभी आपके कैंपेन का मैक्सिमम इंपैक्ट आप ला पाओगे। इसके ऊपर प्रोग्राम में भी लास्ट मॉड्यूल में मैंने बात किया है, गणेश जी के नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। सब मेकिंग इट हैपन जो सबसे लास्ट मॉड्यूल है, उसमें पार्टी के साथ कैसे सिनर्जी में काम करें, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। तो समझ गए आप लोग ना, पार्टी के साथ क्यों सिनर्जी में काम करना जरूरी है। और कोई क्वेश्चन आप लोग के हैं तो पूछो। और अगेन मैं आपसे कहूंगा कि अपने आसपास, अपने टीम में जो भी लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं, उनको आप इस मीटिंग में लाओ। फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग है, जितने क्वेश्चंस आते हैं उससे सबका फायदा होता है। अभी जैसे ऋषभ पूछ रहा है, अक्षय ने पूछा, तो उससे बाकी लोगों को भी फायदा हुआ, राइट। तो जितने क्वेश्चंस आएंगे उतना सारे लोगों को फायदा है। फ्री मीटिंग है, आप लेके आओ और लोगों को, और इस कम्युनिटी में जोड़ो। पॉलिटिक्स टीम वर्क है, बिना टीम के सोचोगे अकेले सक्सेस मिल जाए, नहीं मिलेगा। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था जी। अभी हमने एक कैंडिडेट को पिच किया था, पूरा उनका वोटर मैनेजमेंट, वोटर टारगेटिंग करने के लिए, माइक्रो वोटर टारगेटिंग। तो वो कैंडिडेट को सब वो पसंद आया सब उसमें। तो वो बोले कि आप दोनों यहाँ पे रुको 2 महीने के लिए, जो मैं और मेरा पार्टनर थे। तो हम सर बोले उनको सोशल मीडिया जो हमारा जो मैनेजर है कैंपेन मैनेजर, वहाँ पे असाइन कर देंगे। तो नहीं बोले, आप दोनों ही रुकना पड़ेगा आपको। मेरा पूरा कैंपेन का आपको दे दूंगा, प्रिंटिंग का या कुछ स्टेशनरी का रहेगा, कुछ सर्वे कराएगा, सब आपकी तरफ से हो जाएगा मेरा। लेकिन वो हमारे रहने का तो पेमेंट तो वहाँ पे दे रहे हो, वहाँ पे जो हम 6 लोग बिठा रहे हो वहाँ पे पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन हमारा बजट कम कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये पूरा इलेक्शन कैंपेन में इनका काम करना सही रहेगा या बाकी का लोगों का काम करना? देखिए क्या है कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ये एक बुटीक सर्विस है, ये एक स्टैंडर्ड सर्विस नहीं है, ठीक है। बुटीक सर्विस होता है कि जैसे आप एक टेलर के पास जाते हो तो वो आपके नाप का कपड़ा सिल के आपको देता है, और स्टैंडर्ड सर्विस हुआ कि एक मॉल में गए, लेट्स से रिलायंस ट्रेंड्स में, उस वहां से आपने एक जीन्स खरीद ली अपने साइज की, तो वो स्टैंडर्ड होता है।
पॉलिटिकल कंसल्टिंग, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ये एक बुटीक सर्विस है। यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट के नीड के हिसाब से ही सर्विस कस्टमाइज करके देनी पड़ती है और सबकी जरूरत अलग अलग होती है। इसीलिए कभी भी आप यहाँ पे 5-10 लोगों से ज्यादा का, 5-7-8 से ज्यादा का काम ही नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर पाओगे। आज से 5 साल बाद भी आप 7-8 लोगों का एक इलेक्शन में काम कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलेगा, काम हो सकता है मिल भी जाए, पिच बहुत अच्छा करते हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, काम मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट ये होगा कि बाल उड़ जाएंगे आपके, इतना आपको स्ट्रेस और प्रेशर हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि 4 लोगों का काम मैक्सिमम करिए और बहुत अच्छा काम करिए, उनके साथ इन डेप्थ काम करिए, ठीक है। तो वहां आपका बजट भी अच्छा होना चाहिए, उनको ज्यादा चार्ज कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एक क्लाइंट अपने आप में एक हेवी वेट क्लाइंट है। तो उसका एक छोटा सा काम भी अगर आप लेते हैं तो भी उसको कन्विंस करने में आपका बहुत सारा एफर्ट जाता है। अगर वो कन्विंस हो गया आपसे तो आप उससे एक छोटा सा काम लेने से अच्छा है कि अपना स्कोप ऑफ वर्क को बढ़ा दीजिए। हर वर्क में आपको मार्जिन मान लीजिए कि 30% ना हो के 15% ही सबसे लोगे उसी के साथ मिलके, तो क्लाइंट मैनेजमेंट इजी हो जाएगा, स्कोप बढ़ाना इजी हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। और अगर कोई आपको ऐसा ऑफर कर रहा है तो आपका कोशिश होना चाहिए उसको कन्विंस करिए कि आपको एक्स्ट्रा फीस भी दे, अगर आपको वहां रोकना चाह रहा है वो। तो आपकी टीम का तो चलो जो फीस है, आप उसके साथ एक अपना कंसल्टिंग फीस रख लो, अपने रुकने का, अपने टाइम का एक फीस रख लो साथ में। इनिशियली आप देख लो, अगर नॉमिनल ही रखो, अगर हो सकता है क्योंकि इस एसोसिएशन में आपको भी फायदा होगा, उनके साथ आप बहुत सारा काम अगर एक बंदे के साथ करते हो, उनके साथ ट्रस्ट बनता है, कल के डेट में वो ग्रो करेंगे तो आप भी उनके साथ ग्रो करोगे। यस सर। और यहाँ पे वही फोकस होना चाहिए कि अपने सही घोड़े पे दांव लगाइए जो लंबी रेस का। बराबर है। तो आप ये एनालिसिस आप कैंडिडेट का आपको भी करना पड़ेगा कि उस कैंडिडेट में कितना वो कैसा घोड़ा है। अगर मैं आपको उसी में लगता है, हाँ, मैं उसी में कंफ्यूज हुआ हूँ, लेकिन वो बार-बार क्लाइंट बोल रहे हैं कि हाँ, आप आ जाओ यहाँ पे काम करो, पूरा काम हम दे देंगे। लेकिन अभी क्या है कि 4-5 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। कोविड के बाद भी यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यार इतना बड़ा इलेक्शन है, हम वहाँ पे अटक जाएँगे, तो इधर का बाहर का जो मिलने वाला है, वो भी नहीं मिलेगा अपने को। देखो 5-6 जगह के ऊपर तो आप कर भी नहीं पाओगे, आप ये बात समझ लो। हाँ सर, मेरे ऑलरेडी क्लाइंट है ऐसे, 6-5 तो ऑलरेडी ऐसे कॉल करके ही देने वाले हैं मुझे। तो उनसे ही मुझे उतना मिलने वाला है पैसा। हाँ, तो अगर मतलब आपके उतने हैं तो हमेशा कोशिश ये करो कि उनको बहुत अच्छा काम कर दो। लेकिन वो अलग-अलग सर्विस पे काम करे, पूरे इस पे काम नहीं करते ना। हाँ, तो वही हम आपसे कह रहे हैं ना वही तो, हाँ। कि जो है ऑलरेडी क्लाइंट, अगर किसी को सिर्फ सोशल मीडिया दे रहे हो तो कोशिश करो कि उसका सर्वे का काम भी ले लो, उसका प्रिंटिंग भी ले लो। नया क्लाइंट के पास जाने से अच्छा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, 5-6 लोग हैं, उनके पास सर्विस का स्कोप बढ़ाओ। यस सर। क्लाइंट हैंडलिंग भी एक बहुत मेजर काम होता है, उसमें बहुत समय जाता है। तो 10 क्लाइंट हैंडलिंग बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। कोशिश करो कि 5 ही क्लाइंट को हैंडल करो, उन्हीं से पेमेंट भी लेना 5 ही लोगों से लेना होगा ना, ऐसे तो 10 लोगों से पेमेंट लेना होगा, 10 जगह जाना होगा, पेमेंट भी छोटा हो जाएगा। एक ही बराबर जगह है। ज्यादा सर्विस दोगे तो पेमेंट भी ज्यादा होगा, उन्हीं लोगों से लेना है, बराबर है। ज्यादा वो 10
काम 10-12 लोगों से बहुत भाग-दौड़ होती है, वो इतना उठता भी नहीं है उससे। बिल्कुल ऑलरेडी ट्यूनिंग है, तो उनके साथ कोशिश करो कि उनको जो दे रहे हो उसमें और एक सर्विस ऐड कर दो, और एक सर्विस ऐड कर दो, वो आप कोशिश करो। यस सर। हाँ जी आर्यन, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे पॉलिटिकल जो डेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी जो मैंने प्रोग्राम का लिंक चैट में भेज दिया है, जिसको भी ज्वाइन करना है कर लो। 7 मनी बैक गारंटी भी है इसमें, तो अगर आपको पसंद नहीं आए तो 7 डेज में मनी बैक, 100% मनी बैक गारंटी है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। और अगर आप लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ले लो। लाइफ टाइम प्रोग्राम है, अभी लो, 2 महीने बाद लो, पैसा उतना ही लगना है। ये होगा कि 2 महीना आपका बच जाएगा और जल्दी सीख जाओगे। अभी चूंकि इलेक्शन का टाइम है आपके यहाँ, जैसे ऋषभ आपके यहाँ इलेक्शन चल रहा है, आपके यहाँ भी आगे आने वाला है इलेक्शन। आकिब जी के विषय में मुझे पता नहीं है, अक्षय का भी पता नहीं है। तो जो भी लोकल बॉडी तो आ ही रहा होगा, अगर स्टेट वाला नहीं भी आ रहा हो तो इतने टाइम में जितनी जल्दी सीखोगे उतना ज्यादा मीनिंगफुल काम कर पाओगे। हाँ आप पूछो आगे। पॉलिटिकल डेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मैं ये पूछना चाह रहा था पॉलिटिकल डेटा एनालिसिस के बारे में क्या? कि ये किस प्रकार मतलब किया जा सकता है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है डेटा एनालिसिस के लिए, पॉलिटिकल जो डेटा होता है। देखो टूल्स की कोई कमी नहीं है, कोई भी टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके पास डेटा कितना है, तो आप एनालाइज करना चाह रहे हो। थोड़ा और बताओ अपने डेटा के बारे में, कौन सा डेटा एनालाइज करना चाह रहे हो? जैसे बेनिफिशरी का डेटा हो गया, कौन सा? बेनिफिशरीज का डेटा हो गया, जो लाभार्थी होते हैं लाभार्थी है, ठीक है। उनके डेटा के एनालिसिस के लिए। उनके डेटा का अगर आप एनालिसिस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो डेटा रिलेटेड मैं एक ओवरऑल बात आप लोगों सबको बता देता हूँ। एक टूल के ऊपर आप सबका कमांड होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा का एनालिसिस करके रिपोर्ट निकालना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है एज अ स्ट्रेटेजिस्ट कंसल्टेंट। तो एक टूल के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। वो टूल आप जो चाहे सो चूज कर लो। आज के डेट में एक्सेल में भी लगभग 10 लाख रोज तक का आप आराम से कर सकते हो, बहुत पावरफुल एक्सेल हो गया है। एक्सेल पे भी बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल तक अगर काम कर रहे हो और कैंपेन रिलेटेड, जैसे आप बेनिफिशियरी बोल रहे हो, इन सब के लिए एक्सेल काफी है, एक्सेल आपका काम कर देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा और इसमें चाहते हो, जैसे स्टेट लेवल पे भी काम करना और नेशनल लेवल की एनालिसिस या डेटा के मास्टर बनना चाहते हो अगर, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आर यूज करो या पाइथन यूज करो। थोड़ा ऐसा डेटाबेस वाला अगर लैंग्वेज करोगे तो उससे आपका काम ज्यादा, मतलब कोई भी डेटा आएगा उसका एनालिसिस कर पाओगे। चाहे वो 1 करोड़ वोटर्स का डेटा हो, 5 करोड़ वोटर का डेटा हो, वो भी आप पाइथन से, आर से, ये सब जो एसक्यूएल से, इन सब से कर पाओगे। लेकिन अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल या बेनिफिशियरी या कैंपेन स्पेसिफिक बात कर रहे हो तो एक्सेल भी सफिशिएंट है। पावर बीआई वगैरह भी आजकल आता है। पावर बीआई मुझे नहीं आता है, पावर बीआई यूज करना मैंने नहीं यूज किया है। मेरा काम आर से हो जाता है, आर सफिशिएंट है। वैसे एक्सेल भी डैशबोर्ड्स बनाने के लिए सफिशिएंट है, पावर बीआई भी सफिशिएंट है, पाइथन भी सफिशिएंट है। कोई भी एक टूल ले लो, उस टूल को, उसी को सीखते जाओ, जितना सीखोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। मेरा आर पे कमांड है, आर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको पुराने यूट्यूब पे जाओगे चैनल पे तो मिल जाएगा। बहुत लंबी लंबी वीडियोस भी हैं, सिखाई हुई है मैंने, उसको देख के सीख सकते हो आप। आर ये आर ये कौन सा टूल है, ये तो आपको वेरी गुड। हेलो तुरंत कलर टाटा। हाँ क्या कह रहे हो आप आर्यन?
आपने जो अभी टूल का बताया पावर BI, SQL, R, पाइथन, हाँ, इसमें कोई भी एक सीखो, सारा मत सीखना, फिर डेटाबेस के एक्सपर्ट बन जाओगे आप, डेटा एनालिटिक्स के एक्सपर्ट बन जाओगे। अभी हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट कैसे बनो वो बात कर रहे हैं। एक टूल आना चाहिए, एक टूल पे कमांड होनी चाहिए। कमांड, मुझे जैसे आर आता है। जी। मैं एक और क्वेरी, जैसे अभी जैसे ये ग्रुप बना है तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर सकते या कोई भी डिटेल्स है वो शेयर नहीं कर सकते, तो मैं चाहता हूँ ऐसा ही एक ग्रुप तैयार हो। कैसा ग्रुप? जहाँ पे आप जिसमें क्वेश्चन आंसर्स कर सके। अब इसमें तो वीकली मीटिंग होती है, तो वैसे कब कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कुछ वो शेयर हो सके। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम की एक, हाँ गणेश जी, आप इसका आंसर करेंगे। यस सर, ये प्रोग्राम मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि हमने बहुत ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम किए, क्योंकि आप ऑनलाइन प्रोग्राम लेते हैं, कुछ दिन के बाद वीडियो देखते हैं, लेकिन उस पे कुछ डिस्कस नहीं होता। या आप वीकली जो मीटिंग लेती है सर, तो इससे हमारा कंटिन्यू हम टच में रहते हैं कि क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है। इसीलिए आगे कंटिन्यू टच में रहते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत बेटर फ़ायदेमंद है। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है सर इसका। थैंक यू। हाँ, तो आपका आंसर यही आ गया ना कि प्रोग्राम में जो क्वेश्चन आंसर है वो सारा कुछ उस प्रोग्राम में है। जी जी। यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं ये तो हम क्वेश्चन आंसर, जैसे किसी के भी क्वेश्चन, ये फ्री फॉर ऑल सेशन है, ठीक है। वो प्रोग्राम में टॉपिक वाइज टॉपिक्स भी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चनेयर्स भी हैं, उसके आप आंसर दोगे और वहीं पे क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हो। और वंस इन अ वाइल उसकी, उन पार्टिसिपेंट्स की हम अलग से मीटिंग लेते हैं, उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी अलग है। इन जैसे गणेश जी ये लोग सारे एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जो, जहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी और ज्यादा इन डेप्थ होते हैं। यहाँ पे सबके क्वेश्चन मतलब इस टाइप का करने लगूंगा तो वो हाँ दूसरे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है आपकी। ठीक है, आई थिंक और किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग कंक्लूड करते हैं सेशन। और अगेन आप सबको बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सबका दूसरों का भी फायदा करो जैसे आपका हो रहा है, क्योंकि जब आप दूसरे का फायदा करोगे उसमें आपका भी फायदा होगा। उनको लगेगा ना कि आप ऐसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हो, तो वो आपका ट्रस्ट उनके माइंड में और ज्यादा बढ़ाता है, उससे काम मिलने की भी चांसेस आपको ज्यादा हैं। और दूसरा, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जैसे गणेश जी आप मान लीजिए 5-6 जगह ऑलरेडी आपके क्लाइंट हैं, तो मैं वहां पे आपसे बोलूंगा कि आप उनके साथ मुझे एज अ रिसोर्स पर्सन बुला के मेरे सेशंस उनके कोर टीम के साथ करा लो यस सर, यस सर। उस प्रोग्राम के ऊपर। तो क्या होगा कि कोर टीम के साथ सेशन कर लेंगे तो उससे आपको और ज्यादा काम भी मिलेगा वहां पर। यस सर, मैंने ऑलरेडी पिच किया है, उनको बोला है मैंने ऐसे अपने वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग ले लेंगे, हमारे जो सर है दिल्ली के, वहाँ पे वो सब पूरा उनको प्रोग्राम बता देंगे, कैंपेन कैसे करना है। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। यस बाय। सर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर द गाइडेंस।